बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान एक वफाक है और सूबे अपनी जगह पे बड़ी हद तक ख़ुद मुख्तार हैं और 18th अमेंडमेंट के बाद तो बेशतर इख्तियारात सूबों को मुंतकिल कर दिए गए हैं। यूँ होना तो ये चाहिए था कि मीडिया में ज़्यादा कवरेज सूबों की जाती, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे मीडिया के टॉक शोज़ में अमूमन वफाकी सतह पे जो मसले मसाइल होते हैं वो अदालत से मुतालिक हो, वो सियासत से मुतालिक हो या वो किसी और शोबे से मुतालिक हो, उनका चर्चा रहता है या सियासी जमातों के रहनुमाओं के बयानात को डिस्कस किया जाता है, जबकि सूबों को मिलने वाली तवज्जो है वो ना होने के बराबर है। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि एक सिलसिला शुरू किया जाए जिसमें कि हम वफाक के साथ साथ सूबों के इश्यूज़ को भी हफ्तावार बेसिस पे डिस्कस करें कि सूबों में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इस सिलसिले के पहले प्रोग्राम के तौर पर आज ज्वाइन कर रहे हैं मरकज़ की सूरत हाल बताने के लिए फ़खर दुरानी साहब, और रईस अंसारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, सलमान अशरफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोयटा से, अफजल नदीम डोगर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, और अरशद अज़ीज़ मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं हमें पेशावर से। तो फ़खर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले पाकिस्तान के दिल लाहौर से आगाज़ किया जाए। अंसारी साहब हमारे बड़े भी हैं। अंसारी साहब, क्या सूरत हाल है? दो इम्प्रेशन हमें मिलते हैं, एक ये कि बेहतरीन गवर्नेंस हो रही है, दूसरी ये मिल रही है कि नुमाइशी गवर्नेंस हो रही है और इख्तियारात के ज़रिए ये तासुर दिया जा रहा है कि गवर्नेंस बेहतरीन हो रही है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की साफ़ी साहब। ये तासुर भी आता है कि जो गवर्नेंस है वो नुमाइशी भी हो रही है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गवर्नेंस में ये है कि काम हो भी रहे हैं। हमें बिल्कुल गैर जानिबदार होकर बात करनी चाहिए। अगर हम पिछला बुज़दार दौर देखें और मरीम नवाज़ दौर देखें तो इनका तो आपस में कोई मुवाजना नहीं है। अगर मुवाजना किया जाए तो फिर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ का मुवाजना किया जाए। तो इसमें मरीम नवाज़ क्योंकि शहबाज शरीफ से ज़रा यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, काम कर रही हैं और उसमें काम कुछ नज़र भी आ रहा है। उसमें कई चीज़ें जो लाहौर में और या पंजाब में हॉस्पिटल बन रहे हैं और कुछ स्पेशली माहौलियात में काम हुआ। उसमें आप देखें लाहौर में जो एक 30 मिलियन का कूड़ा था जिसको कहते हैं कि, और 43 एकड़ पर, वो इतना बुरा लगता था। रिंग रोड के साथ वहाँ तकरीबन छोटी छोटी पहाड़ियाँ, मट्टी है, उसको पार्क बनाया जा रहा है और उस पर एक पैसा भी गवर्नमेंट का खर्च नहीं हुआ। उसको रूडा ने लिया था, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको बना रहे हैं। काम हो रहा है। और दूसरा जो आप देखें, इसमें लॉ एंड ऑर्डर पे भी काम किया गया और उसमें मैं आपके पास डाटा भी है। अगर मैं आपको डाटा दिखाऊँ, जो हीनियस क्राइम लाहौर में हुआ 2024 में, उसके जो पहले 3 माह थे, उसमें जो इस वक्त पहले 3 माह हैं 2025 के, उसमें तकरीबन 50% कमी हुई है। अच्छा। और इसी तरह जो और मैं आपको बताऊं, इसमें जना डकैती और मर्डर थे वो 2024 के पहले 3 माह में 4 हुए, इस बार सिर्फ 3 हुए, और सिर्फ 2 हुए हैं। तो इसमें और भी देखें, जो मोटरसाइकिल स्नैचिंग थी वो 57% कम हुई। इसी तरह स्पेशली आप रमज़ान का मुवाजना करें तो रमज़ान में बहुत क्राइम होता था, लेकिन इस बार रमज़ान में जो क्राइम हुआ वो तकरीबन बहुत कम रहा। और उसमें भी वजह यह है कि आपकी लाहौर की जो 16 बड़ी शॉपिंग एरियाज़ थे, उसमें से 6 स्नैचिंग वगैरह के एक भी 15 को कॉल मसूल नहीं। बड़े शॉपिंग एरिया से वहाँ साइकिल पर ख़वातीन का गश्त बढ़ाया गया। ये तो रही लॉ एंड ऑर्डर की बात। लेकिन इसके साथ साथ देखें तो लॉ एंड ऑर्डर में हम पिछले 30 साल से देख रहे हैं, वो भी इसका हिस्सा है लॉ एंड ऑर्डर का। पुलिस का कल्चर तब्दील नहीं हो रहा, स्पेशली गरीब लोगों के लिए थानों में का कल्चर चेंज नहीं हो रहा। वो उसकी भी बहुत असली ज़रूरत है। वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ एक हिस्सा बनता है जिसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है, लाहौर में स्पेशली अच्छा काम हो रहा है, अच्छी टीम कर रही है लाहौर में काम। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने दूसरी बात की गवर्नेंस की, उसमें मरीम नवाज़ साहबा ये कोई शुबा नहीं अच्छा काम कर रही हैं। वो बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को लेती है, लेकिन एक चीज़ बड़ी देखने में आती है जो नुमाइशी कहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें लाहौर में कोई 4 तोते पकड़े गए तो वो ख़बर आती है कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब के कहने पर 4 तोते पकड़ लिए गए। तो इस चीज़ के लोग समझते हैं कि ये कोई ख़बर देने वाली भी नहीं है। इस किस्म की चीज़ें होनी भी चाहिए।
सफाई सुथराई की तरफ इन्होंने तवज्जो दी है और पहले से बेहतर नज़र आता है, शहर भी नज़र आता है और भी शहर नज़र आ रहे हैं। मरियम नवाज़ का कहा जाता है या मरियम औरंगज़ेब का कहा जाता है? नहीं, कई खबरें ऐसी आती हैं, फ़र्ज़ के लाहौर में 2 रीछ पकड़ ली किसी ने, उसमें खबर ये आती है कि मरियम नवाज़ की हिदायत पर मरियम औरंगज़ेब का एक्शन हुआ और उसमें अफसरान ने वो तो रूटीन में पकड़ लिए। तो इस तरह नुमाइशी हो जाता है, लोग समझते हैं ना चीज़ों को। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ हो तो जिसको वज़ीर आला खुद इन्वॉल्व हो, लेकिन दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं गवर्नेंस में, जो मैं आप बताना चाह रहा हूँ कि जो निज़ाम पिछले 20 साल में बिगड़ा हो, अगर उसको ठीक करना शुरू करें तो 3-4 साल में उसकी कुछ शक्ल नज़र आएगी। लेकिन अभी तक ये हेल्थ में और एजुकेशन में किसी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए। पीछे आपके सामने मियां हॉस्पिटल का वाक़या हुआ, अद्वियात का मसला है, और आपको एक हैरानगी की बात है, इन्होंने पंजाब में कुछ स्कूल 140 स्कूल हैं ग़ालिबन, वो इन्होंने एनजीओज़ को दिए। वहाँ देखें मुझे टीचर्स मिले जो टीवी पे नहीं आना चाह रहे, हमारी खबर नहीं बन पा रही। वो कहता है सर हमें 18,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। एक टीचर को 18,000 तनख्वाह किस तरह पढ़ाएगा वो, जबकि मिनिमम तनख्वाह 37,000 है। तो इस तरफ उनको तवज्जो देनी चाहिए, उनके हवाले करने से है आम के वो असम्बली को कोई अहमियत नहीं देती चीफ मिनिस्टर, इसी तरह वो इवन बाकी वज़रा को भी कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि सिर्फ 3 ख़वातीन और चंद ब्यूरोक्रेट सूबे को चला रहे हैं। ये तासुर दुरुस्त है या गलत है? जी बिल्कुल, ये तासुर दुरुस्त है। जो मरियम साहबा हैं, उनके साथ मरियम औरंगज़ेब हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, उस्मा बुखारी हैं और 1-2 लोग और हैं जिनको कहते हैं उनकी किचन कैबिनेट है। और जो MPs हैं उनको इस तरह जब तक बुलाया ना जाए मिलने की इजाज़त नहीं है। पहले MPs चले जाते थे, अपने काम लेके चले जाते थे। तो वो उनका कहना है कि जो भी चीज़ होगी मैं इस तरह नहीं करूँगी, मैं उसको मेरिट पे देखूँगी और मेरिट पे करूँगी, और जो भी चीज़ें होंगी वो थ्रू डिपार्टमेंट आएंगी, मैं उसको देखूँगी। बात वैसे है भी ठीक। अब ये तो नहीं होता कि सारे MP अपनी चीज़ें लेके पहुँचे और चीफ मिनिस्टर ऑर्डर करती रहे। हमने कई चीज़ों में देखा है, किसी हद तक, काफ़ी हद तक कह लें कि उस पर वो चीज़ें जो समरी आती है उस पर दखल अंदाज़ी वो नहीं करती हैं और उसे अप्रूव करके वापस भेज देती हैं। जहाँ उनकी इख्तियार है वहाँ वो कर भी सकती हैं। तो ये उनको शिकायत भी है MPs को कि हमें मिलने का मौका नहीं मिलता, हमें अपने मसाइल रखने का मौका नहीं मिलता। इसी में आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि नवाज़ शरीफ ने अपनी मौजूदगी में मुख्तलिफ अज़ला के MPs को बुलाया, उनकी शिकायतें सुनी, उनकी चीज़ें सुनी, मरीम साहब को उन्हें हदायत दी। मरीम साहबा ख़ुद अच्छी तरह काम जानती हैं क्योंकि वो उनके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर भी पंजाब के रहे, उनको काम आता भी है और अब भी उनके पीछे नवाज़ शरीफ की पूरी सपोर्ट है। तो वो इसलिए उन्होंने, नवाज़ शरीफ ने वो तासुर भी ज़ाहिर किया कि MPs से मुलाकात नहीं होती, उनको बुला के उन्होंने घर पे मिलाया, उनकी चीज़ें सुनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब चाहे कोई भी MP मिलने चला जाए और अपनी किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग लेके चले जाए, अपने इलाके के मसाइल लेके चले, ऐसा नहीं है। जो भी आना है थ्रू प्रॉपर चैनल उस डिपार्टमेंट के ज़रिए आना है। तो ये तो MPs की शिकायत जो है ना वो दुरुस्त है, और उसका यकीन ये है, उसका जो भार है जो हमने देखा है वो स्पीकर पंजाब असम्बली के ऊपर है। उसके पास 90-100 MP बैठे होते हैं अपने काम लेकर, तो वो उनका भार जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली से उठा रहे होते हैं। अच्छा, तो ये तासुर जो है वो दुरुस्त है। अच्छा, ये जो माजी में मुस्लिम लीग नून के बारे में ये तासुर रहा कि उसका ज़्यादा फोकस लाहौर और सेंट्रल पंजाब पे होता है और जनूबी पंजाब को इग्नोर किया जाता है, इस पर तबाही क्या है? ऐसा ही है? नहीं, इस तरफ ये ज़रूर है। देखिए लाहौर वो क्योंकि कैपिटल है और लाहौर में तकरीबन 1.5-2 करोड़ की आबादी है और दुनिया से डिग्निटीज़ उतरती हैं वो भी लाहौर में उतरती हैं, तो इसलिए उन्हें लाहौर पे तवज्जो देनी पड़ती है। लेकिन इस बार जनूबी पंजाब में उनका बहुत खासा कर रहे हैं काम, हॉस्पिटल्स के काम हो रहे हैं, एजुकेशन में भी कर रहे हैं, सड़कों पे और सफाई के बारे में भी है, जनूबी पंजाब में भी है, पठवार की तरफ भी है। मतलब उनका जो इस बार वो जो है वो तकरीबन तमाम जो समरीज या चीज़ें बनती हैं डिपार्टमेंट में वो तमाम शहरों को मद्देनज़र रख कर बनती हैं। तो इसमें जो थोड़ा हिस्सा बड़ा कह सकते हैं लाहौर पे, लेकिन बाकी जगहों पे भी काम हो रहा है। अच्छा, अरशद अजीज़ मलिक साहब, खैबर पख्तूनख्वा में टॉप का मसला क्या है और इससे हुकूमत कैसे निपट रही है? सलीम साफ़ी साहब, खैबर पख्तूनख्वा का जो मसला है वो सबसे बड़ा मसला हमें लॉ एंड ऑर्डर का है। दहशतगर्दी ज़्यादा हो रही है और काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि जो हमारे सूबे के जनूबी अज़ला हैं वहाँ पे हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी है। साथ साथ जो ज़म अज़ला हैं वो तो पहले ही हमारे हाथ से निकल चुके थे।
हालत ये हो चुकी है कि अगर आप टांग चले जाएं तो वहाँ पे कोई सरकारी दफ्तर नहीं खुला होगा, क्योंकि वहाँ कोई ड्यूटी नहीं करता। उन्हें पता है कि यहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल है। आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं जनूबी अजला तो वो वहाँ पे जाता ही नहीं है, उसको पता है कि वहाँ पे वापसी मुमकिन नहीं है। अभी कल का ही वाक़या है कि जो चीफ़ सेक्रेटरी साहब के कज़न हैं वो भी सरकारी अफसर हैं, उन पर फायरिंग हुई, वो ज़ख्मी है हुए। तो ये हालात वहाँ पे ऐसे हैं कि कोई जनाजे में नहीं जा सकता। तो सबसे बड़ा इशू यही आ रहा है। और अभी जो इतलात वो हैं कि वो तकरीबन सूबे के तमाम अजला में जो टीटीपी के लोग हैं वो पहुँच चुके हैं। इवन अब मर्दान सवाबी जो है इस एरिया में भी काफ़ी तादाद में तश्कीलें आई हुई हैं। तो सबसे बड़ा मसला यही है, और इस मसले को अभी तक हल करने में ना वफाक कोई सीरियस है और ना सूबा सीरियस है। दोनों के दरमियान जो तनाज़े चल रहे हैं इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अभी आपने देखा काटलग में एक वाक़या हुआ, ना उसके हवाले से कोई वफाकी हुकूमत ने कोई बयान जारी किया, सूबे ने बड़ी मुश्किल से एक बयान जारी किया, वज़ीर आला साहब भी कन्फ्यूज़ थे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमन व अमान जो है वो बड़ा मसला है, और पुलिस की इतनी कैपेसिटी नहीं है। और पुलिस ज़ाहिर है जराइम के लिए बनती है। अगर हम पंजाब में देख लें, सिंध में देख लें, तो अगर वो जराइम की, हम तो जराइम को अब काउंट ही नहीं करते कि जी जराइम का कोई हिसाब किताब हम रखें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अपनी इतनी ख़राब हो तो आपके लिए ये बड़े बड़े वाक़यात इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप छोटे वाक़यात पर तवज्जो नहीं देते। फिर साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो गवर्नेंस का मेयार है वो कुछ सालों से मुसलसल गिर रहा है, यानी करप्शन की, बदनवानी की जो शिकायत थी वो बढ़ती जा रही हैं। तो उस जानिब को इतनी तवज्जो नहीं है। जो बदकिस्मती ये हुई कि जो हुकूमत आई यहाँ पे उसके लिए सबसे बड़ा इशू जो है वो अपने बानी चेयरमैन को रिहा करवाना है। तो जब से यहाँ पे हुकूमत बनी है वो एहतजाजों का सिलसिला चल रहा है, तो ज़्यादा तवज्जो जो है उस जानिब है। अब यहाँ पे जो बुनियादी मसाइल हैं लोगों के, अगर मैं ये कहूँ कि ये सूबे के अंदर पीने का साफ़ पानी, पेशावर जैसे शहर के अंदर भी आपको शिकायत हैं कि जी पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता या सफाई का बंदोबस्त अच्छा नहीं है। साथ साथ जो है बिजली का मामला आप देख लें तो वो भी इसी तरह है। अब सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है कि बल्दियाती निज़ाम के तहत यहाँ पर इलेक्शन हो गए, आज 3 साल हो गए इलेक्शन को, 4 साल होने वाले हैं, उनको अभी तक इख्तियार नहीं मिला। ये काम मैं समझता हूँ कि ये काम बल्दियाती निज़ाम के तहत होने चाहिए। सफाई का काम है, ये जो पानी का काम हो गया, ये तमाम मामलात ज़िली सतह पे होते हैं बल्दियाती निज़ाम में। लेकिन जब आप उनको इख्तियार नहीं देंगे, जब आप उनको फ़ंड्स नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेंगे। तो ये बुनियादी जो आवाम के इशूज़ हैं वो अपनी जगह पे हैं, तो ना उसकी वजह से ना पे यहाँ पे कारोबार है, ना मुलाजमतें हैं, तो कोई हाल नहीं है बताने का कि मैं मज़ीद तफसील इसमें क्या बताऊँ। अच्छा जी, पार्टी के अंदर इख्तलाफात की क्या सूरत हाल है? पार्टी के अंदर तो बुरी हालत है। आप देखें ना कि आज़म स्वाति उठते हैं, वो स्पीकर के ख़िलाफ़, बाबर सलीम के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाते हैं, बाबर सलीम उठते हैं वो आज़म स्वाति के लगाते हैं। आपको पता ही है पहले से यहाँ पे ग्रुप बंदियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, यानी आतिफ साहब का अपना ग्रुप था, अली अमीन अपना ग्रुप था, हज़ारे वालों का अपना ग्रुप था। अब जो भी ग्रुप जिसको मौका मिलता है कि वो इमरान खान साहब को मिलने जाता है तो 2 बातें होती हैं, या वो ये जाता है कि जी मुझे ओहदा दे दें, और या वो जाता है कि दूसरे के बारे में जाके शिकायत के लिए कि जी इस बंदे को हटा दें। आप देखें जो भी बाहर निकलता है, सियासी बंदा बाहर निकलता है तो वो कहता है कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि फ़लाना इस्तीफ़ा दे दे। सलीम शाफी साहब, आपको याद होगा जब हम बात करते थे तो हम पे बड़ी तनकीन होती थी। उसके बाद क्या हुआ, शकील ख़ान को हमने तो नहीं कहा ना कि उसने इल्ज़ामात लगा दिए। इसी तरह ये आज़म स्वाति को किसने कहा इल्ज़ामात लगा दें। इसी तरह अभी आप देख लें कि अली अमीन ख़ुद इल्ज़ामात लगाते हैं, वो अपने वज़रा से तंग आए हुए हैं, और उन्होंने अपने वज़रा के बारे में जाके शिकायत लगा दी इमरान खान साहब को कि जी इनको कुछ लोगों को मैं फ़ारिग करना चाहता हूँ। इसी तरह इनकी एहतसाब कमेटी के अंदर आप देख लें कितने इश्यूज़ आ रहे हैं। तैमूर झगड़ा के हवाले से अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है और वो उसके अंदर कितने बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं। उस वक्त लोग कहते थे कि ये हेल्थ कार्ड तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर जो मामलात हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए। जैसे इन्वेस्ट करना अस्पतालों को, ऐसे अस्पतालों को डाला गया जहाँ पे ऑपरेशन की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन उसको हेल्थ कार्ड में डाल के पेमेंट्स की गई। ऑपरेशन किसी और जगह हो रहे थे और पैसे वो कमा रहा था। तो ये सारी किस्म की बैड गवर्नेंस है,
कोई गुड गवर्नेंस की आप मिसाल आप देंगे तो वो उसमें ये नहीं आएगा, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी जो है ये सूबे की ज़िम्मेदारी है, वज़ीर आला साहब की ज़िम्मेदारी है, मिनिस्टरों की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अब ये है कि अब ये ख़ुद एक दूसरे को बता रहे हैं कि हमने क्या क्या गलत काम किए हैं और किस किस ने क्या करप्शन की है, तो ये बातें अब मज़ीद भी निकलती आएंगी, क्योंकि अब ग्रुप इतने बन गए हैं इनके अंदर। ये जो एहतसाबी कमेटी है मलिक साहब, ये किन लोगों पे मुश्तमिल है और किसने बनाई है? अब देखें ना, इस पर भी एक इल्ज़ाम ये आ रहा है कि ये कमेटी जो है ये जानिबदार है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि शाह फरमान साहब इसके अंदर हैं, 3 लोग हैं। शाह फरमान साहब जो हैं वो गवर्नर थे और अली अमीन के बहुत करीब दोस्त हैं, यानी वो एक ही जगह उनका खाना पीना बैठना, तो वो भी इसमें है। मुसद्दिक़ अब्बासी जो हैं वो मुशीर हैं वज़ीर आला के, तो वो भी वज़ीर आला के उनकी जानिब हुए। तीसरे जो है वो काजी अनवर साहब हैं, तो वो अगर आप कह सकते हैं कि इस पूरी 3 रुकनी कमेटी के अंदर काजी अनवर साहब जो हैं वो थोड़ा बहुत उनका वो है। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि ये कमेटी जो है ये हुकूमत की उस पर लोगों को नोटिस जारी करती है। कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ अर्सा पहले आतिफ साहब को नोटिस जारी किया, वो भी मुखालिफ दड़ा था। फिर ज़ाहिर शाह तोरू साहब को भी एक नोटिस गया क्योंकि वो भी उन ग्रुप में थे। फिर उसके बाद जो है अब तैमूर साहब को नोटिस चला गया, तो ये जुनैद को भी इसी तरह हटाया गया। तो ये एक पार्टी के अंदर कशमकश चल रही है। और मैं समझता हूँ कि मेरी वज़ीर आला साहब से भी जब बात होती है तो वो भी कहते हैं कि जी ग्रुपबंदियाँ हैं, इसी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है सूबे के अंदर। लेकिन ये मुसलसल एक दूसरे की ये सीटों की जंग है और हर बंदा ही चाहता है कि ये वज़ारत आला मुझे मिल जाए, तो सारी जंग ही वज़ारत आला के लिए है। और कल अब तैमूर साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया कि जी वज़ीर आला साहब कहते हैं कि जी मैंने 22 करोड़ रुपया दिया है सिर्फ ज़मानतों के लिए, यानी जो लोग गिरफ़्तार हुए थे 9 मई के बाद और फिर ये इस्लामाबाद धरने में, और कोई 45 करोड़ रुपया वो कहते हैं कि जी मैंने जो एहतजाज हुए उन पे लगा दिया। तो वो आप सवाल कल कर रहे थे कि जी ये 75 करोड़ रुपया कहाँ से आया, तो आखिर उसका भी जवाब वो कहते हैं कि जी ये कमेटी वज़ीर आला साहब को नोटिस करे, उससे पूछे कि भैया आपने 75 करोड़ रुपया कहाँ से अरेंज किया है। तो जैसे हमें नोटिस आ रहे हैं इनको भी नोटिस जाना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि इस पर जो कमेटी है इस पर ये इन लोगों ने जो दूसरा ग्रुप है अदम एतमाद का इजहार किया हुआ है। बहुत शुक्रिया नाजरीन। अगर इस हवाले से अली अमीन गंडापुर या फिर एहतसाबी कमेटी का कोई रुकन अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हमारा ये उनके लिए हाज़िर है। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो बलूचिस्तान और सिंध की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे और मरकज़ की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हम मरकज़ और सूबों की हुकूमतों की कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं। सलमान अशरफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोयटा से और अफजल नदीम डोगर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। तो सलमान अशरफ साहब आप बताइए, आपके सूबे में इस वक्त क्या सूरत हाल है? कुछ तो कहते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन मीडिया में वो रिफ़्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। जी, अगर हमारे सूबे की बात की जाए तो वाकई हालात बहुत ज़्यादा ख़राब इस वक्त इस सूरत हाल में हैं कि मस्तूम के करीब जो है BNP की लीडरशिप की जानिब से एहतजाजी धरना दिया जा रहा है, जिससे तकरीबन 12 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनसे राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। यहाँ से कोयटा कराची रूट पे एरिया जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके अलावा जो कोयटा तफ्तान शाहराह है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है, जिससे जो सूरत हाल है वो गंभीर नज़र आ रही है। इसके अलावा अमन व अमान की सूरत हाल तो आपके सामने, अगर इस पूरे 3 माह के दौरान देखा जाए तो तकरीबन 202 वाक़यात रूनुमा हुए हैं इस पूरे सूबे के अंदर, जिसमें रॉकेटबारी भी थी, इसमें जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या भी था। मुख्तलिफ़ एरियाज़ में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी हिट किया गया और जनरल मार्सेस को भी जो है वो हिट किया गया। तो इस तरह अमन व अमान की सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात रही कि मीडिया में इसको हाईलाइट होने की, तो वो काफ़ी हद तक हो भी रहा है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर एक्सेस ना होने की वजह से लेट इन्फॉर्मेशन आती है। लेकिन ये कि रिपोर्ट कहीं ना कहीं होता है, मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक रिपोर्ट हो रहा है। अच्छा, ये धरने वगैरह किस लिए दिए गए हैं, उनके मुतालबात क्या हैं? जी, इस हवाले से बलूचिस्तान जो BNP के सरबराह है सरदार अख्तर मेंगल, उन्होंने ईद से कबल लॉन्ग मार्च कोयटा की तरफ ऐलान किया था कि जो
बलोच यकजहती कमेटी की 3 ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया था, उन समेत जो दीगर लोग भी हैं, लेकिन उनका ये मुतालबा था कि जो 3 ख़वातीन हैं जिसमें समीदीनी बलोच को कराची में गिरफ़्तार किया गया था, मारंग और उनके साथ बेबो को कोयटा में गिरफ़्तार किया गया था, 3 MPO के तहत उन्हें बंद किया गया था। तो उनका ये मुतालबा था कि इन ख़वातीन को रिहा कर दिया जाए और बाकी जो इस हवाले से कानून के इक़दामात हैं वो उसे लिया जाए, क्योंकि इस तरह ख़वातीन को अंदर रखना बेहतर नहीं है। और उन ख़वातीन को क्यों गिरफ़्तार किया गया था? जी, उन ख़वातीन को गिरफ़्तार इसलिए किया गया था कि बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कोयटा में एहतजाजी धरना दिया गया। धरने के दौरान पुलिस, इंतज़ामिया और जो यकजहती कमेटी के लोग थे उनके दरमियान जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात भी सामने आए। पुलिस का दावा है कि वो उन्हें पुरअमन रहने के लिए बार बार कह रहे थे, लेकिन वो रोड से नहीं हट रहे थे। उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ था, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना था, लोग परेशान थे। और इस हवाले से उनका दावा ये था कि इस सूरत हाल में लोगों को बहुत मुश्किलात थी। लोग उनके पास आए, जिसके बाद जब मुज़ाकरात के लिए गए तो जो मुज़ाहिरीन थे उन्होंने उन पर पथराव किया, लाठीचार्ज फिर पुलिस की जानिब से भी देखने में आया। इसलिए उन्होंने नुक्स अमन के तहत जो 3 ख़वातीन थी उन समेत तकरीबन 60 लोगों को गिरफ़्तार किया और इनके बाद जो इन ख़वातीन को गिरफ़्तार किया, इन पर 3 MPO के तहत जो है नुक्स अमन के तहत इन्हें जेल मुंतकिल किया गया। तो उसके बाद इनकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा था। ये मुमकिन नहीं हो सकी, जिसके बाद वहाँ पे इस वक्त भी जो मस्तूम का एरिया है लखपास, वहाँ पे BNP की जानिब से एहतजाजी धरना दिया जा रहा है और उस धरने के शुरा के मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इन ख़वातीन को रिहा किया जाए। सरदार अख्तर मैंगल और जो रैली के शुरा हैं उन्हें कोयटा के जो हाकी चौक है वहाँ पर आने की इजाज़त दी जाए। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि रेड जोन है, रेड जोन में किसी को भी मुजाहरे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरियाब रोड पर जो कासिम स्टेडियम है वहाँ पे इजाज़त है, वहाँ तक आके बाज़ाब्ता तौर पर अगर वो अपना कोई एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कोई मुजाहरा, कोई जलसा मुनक़िद करना चाहते हैं तो वहाँ तक हुकूमत उनके साथ ताउन करने को तैयार है। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर ये तमाम सूरत हाल तहरीरी तौर पर उनके साथ मुआहदा होगा, तब उन्हें इजाज़त दी जाएगी। जबकि दूसरी जानिब BNP के सरबराह का ये कहना है कि वो कोयटा तक पहुँचेंगे, हुकूमत ने जो करना है, उन्हें गिरफ़्तार करना है वो करे। हुकूमत का राइट है, उनका अपना राइट है कि वो जमहूरी अंदाज में अपने लॉन्ग मार्च को लेकर कोयटा तक आएँ। जी अच्छा, तो हुकूमत कुछ कर रही है इस मामले को पॉलिटिकली मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश कर रही है या ताकत के इस्तेमाल का सोच रही है? हुकूमत की तरफ से कुछ हो रहा है? जी, हुकूमत की जानिब से ये हुआ कि ताकत का इस्तेमाल की जहाँ तक बात है कि वहाँ पे कंटेनर्स लगाए हुए हैं, रोड ब्लॉक किया हुआ है, पुलिस की भारी नफरी तैनात है, फ्रंटियर कोर की नफरी भी तैनात है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से 2 वफ़द उनके साथ मुज़ाकरात के लिए भी गए थे और उन्हें राज़ी किया जा रहा था कि वो अपना ये एहतजाजी धरना ख़त्म करें और जो लोगों को तकलीफ़ है उसे बेहतर बनाया जा सके रूट सिचुएशन को। लेकिन जो सरदार अख्तर मैंगल की जानिब से मुतालबात हुकूमत को फराहम किए गए उस पर उन्होंने कोई पेशरफ्त नहीं दिखाई। जो दावा किया जा रहा है सरदार अख्तर मैंगल की जानिब से, उनका ये कहना था कि जो मेरे पास मुज़ाकरात के लिए आए थे उनके पास इख्तियार नहीं था, वो जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करने गए हैं। लेकिन नतीजा अभी तक ये है कि दोनों तरफ से भी सूरत हाल जो है वो तातुल का और डेडलॉक का शिकार है। अब हुकूमत की जानिब से जो सूरत हाल, आज सुबह हुकूमत के तर्जुमान जो हैं शायदीन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बाशगाफ अल्फाज में ये कहा है कि सरदार अख्तर मैंगल को किसी सूरत भी रेड जोन में आके एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने उन्हें एक सेफ़ पैकेज दिया है कि वो सरियाब रोड पर आएँ, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ। क्योंकि दूसरी जानिब जो सरदार अख्तर मैंगल और BNP की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ रहा है, उनका ये कहना है कि हम एहतजाज के लिए ज़रूर आएंगे और कोयटा तक जो हमारा लॉन्ग मार्च है उसे पूरा करेंगे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से कल का जो दिन है, क्योंकि कल उन्होंने वहाँ से रवाना होना है, तो वहाँ पे शायद कुछ इस तरह की सिचुएशन हो कि वो मुज़ाहिरीन आने की कोशिश करें, लॉन्ग मार्च के शुरा कोयटा की तरफ रवाना हो। यहाँ से जब उन्हें रोकने के लिए इक़दामात किए जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि हुकूमत कुछ फ़ोर्स का इस्तेमाल करेगी उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि उनका ये मौक़िफ़ है कि वो किसी सूरत में उन्हें कोयटा रेड जोन तक आने की इजाज़त नहीं देंगे। ठीक, अफजल नदीम डोगर साहब, ये बताइए कि सिंध में इस वक्त हुकूमती और इंतज़ामी तौर पर क्या सूरत हाल है?
सलीम साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। सिंध को अगर मैं दो हिस्सों में करना चाहूँगा, एक तो कराची है और दूसरा सिंध के जो दीगर अजला हैं, यानी जिसे हम उन्हें सिंध तो नहीं कहते, लेकिन बहरहाल सिंध के जो दीगर अजला हैं वहाँ में अगर सबसे बड़ा मसला जो है वो तो कच्चे के डाकू हैं, जो कि सालों से मैं समझता हूँ उनका मामला चला आ रहा है। वहाँ पर काफ़ी ऑपरेशंस हुए और अभी भी कुछ ऑपरेशंस वहाँ पर जारी हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त तो बिल्कुल वो फजूल हैं, अकल से यानी आ रही है ये बात कि आप वहाँ पर ऐसे वक्त में ऑपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं। वो इस वजह से कि दरियाए सिंध में पानी आ जाता है, पानी आने की वजह से उनकी जो कमीनगाहें हैं वो सारी की सारी पानी के जो उन जजीरे हैं वहाँ पर होती हैं। वहाँ पर पुलिस या दीगर किसी इदारे का उस अंदाज से मौसर कार्रवाई करना मुमकिन ही नहीं है, जो कि सर्दियों का एक वाहिद 2-3 महीने का मौसम होता है, वहाँ पर यह कार्रवाई हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि बजट या पैसे का ये ज़िया समझा जा रहा है। दूसरी आपने बात की कराची के अमन अमान के हवाले से, तो कराची तो आप सब देखते होंगे कि एक तो वो कराची जो हम तुर्की, इटली, यूरोप या दीगर बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में देखने जाते हैं, वो कराची किसी ज़माने में मैं समझता हूँ हुआ करता था। और उसके बाद 90 की दहाई में जो बर्बादी हुई कराची की अमन अमान के हवाले से भी, और वहाँ पर बड़े ऑपरेशन हुए, उसके बाद जो एक आखिरी जो खौफनाक सूरत हाल हमने खुद देखी कराची की, वो थी 2013 के वक्त का कराची, जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सूरत हाल गंभीर थी। हर तरह का जुराइम जो था वो काफ़ी बेकाबू था। और उस वक्त फिर बदअमनी केस, आपको याद होगा कराची बदअमनी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में होती थी, तो उसके बाद काफ़ी मौसर कार्रवाइयाँ हुई, मैं समझता हूँ साल 2014 में, जिसके बाद से वो एक खौफनाक कराची जो है वो ख़त्म हुआ और उसके बाद एक कराची की एक बेहतर शक्ल जो है हम आज देख रहे हैं। कराची में जो है वो दहशतगर्दी नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसी तरीके से कराची में जो अगवा बराए तावान, जो डकैती की वारदातें, इसके अलावा भत्ता और तरह का जो हर तरह का जुराइम था, मैं समझता हूँ वो काफ़ी वो था, और इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन अगर हम इस वक्त कराची की बात करें तो कराची को मुख्तलिफ नौइयत के छोटे मोटे जो ऐसे वाक़यात जो बनते जा रहे हैं, वो एक खौफनाक इनफरादी नौइयत की एक दहशतगर्दी बनते जा रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि स्ट्रीट क्राइम एक काफ़ी, चूँकि मीडिया पे काफ़ी फोकस होता है कराची का स्ट्रीट क्राइम, वो जो है वो काफ़ी दहशत फैला रहा है इलाकों में, उसकी वजह से फैल रही है। इसके अलावा जो वारदातें हैं वो वाक़यात हैं, जो मैं कहूँगा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आप देख रहे होंगे कैसे खौफनाक तरह के ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो हलाकतें होती हैं और वो काफ़ी मीडिया फोकस भी होती हैं। बाकी अगर आम नौइयत की अब मैं ये बात करूँ कि ये भी एक दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है कि आपके गटर के ढक्कन नहीं है, ये एक तरह की और तरह की दहशतगर्दी है कि बच्चे उसमें गिर के मरते हैं। अब बारिश की हम दुआ करते हैं, यहाँ पर कराची में बारिश आती है तो बारिश आने के बाद अगली दुआ ये होती है कि लोगों की जान महफूज रहे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेशन के जो वाक़यात होते हैं, करंट लगते हैं बिजली के पोल से, वो एक वाक़यात होते हैं। तो इस तमाम जो मामलात हैं सारे, मैं समझता हूँ पुलिस के अलावा जो इदारे हैं हमारे, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, इनको इन पर सूरत हाल पर काबू पाना है। मेयर कराची बाद औकात काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ कर जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इतनी मौसर अंदाज में उन पर अमल दरामद नहीं होता जो जिस अंदाज से इसको होना चाहिए था। इसी तरीके से पिछले दिनों ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मजाक किया रमज़ान अल मुबारक में कि जी हमने KMC के कुछ इलाके शहर के ऐसे थे कि जिसको हमने पार्किंग जोन वहाँ पर नहीं है, यानी वहाँ पर पार्किंग नहीं होगी, शहरी आज़ादाना तरीके से जो है वो अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकेंगे। लेकिन एक मजाक था ये, क्योंकि कोई भी शहर का ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पर पार्किंग माफियाज नहीं थी। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर साहब और सलमान अशरफ साहब। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और उसके बाद कस की सियासत और हुकूमत का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। फ़खर दुरानी साहब, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। जी बिल्कुल। तो पहले तो आपने सूबों के हवाले से क्या अंदाज़ा लगा लिया कि क्या हालात है, किस सूबे में ज़्यादा हालात ख़राब हैं? सलीम साफ़ी साहब, मेरा ख़्याल है कि जो पंजाब की सूरत हाल बताई गई है उसके अलावा तो बाकी तीनों सूबों की सूरत हाल कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। ख़ास तौर पे गवर्नेंस के हवाले से देखा जाए, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ़ नौइयत के चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी का, लॉ एंड ऑर्डर का भी है और उसके साथ साथ गवर्नेंस का भी एक बड़ा मसला है। जो बलूचिस्तान के हवाले से हाईलाइट किया है उन्होंने, उसमें सियासी तौर के ऊपर भी और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ख़ास तौर पे जो 202 वाक़यात हुए या बाकी जो इस तरह की नौइयत के हो रहे हैं, तो ये एक जो जिस तरह आपने शुरू में भी बताया कि 18वीं तरमीम के बाद वैसे तो सूबे ख़ुद मुख्तार हैं, लेकिन उसके साथ साथ वफाक के साथ मिल के ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की जो
सूरत हाल है उसमें वफाक का बड़ा अमल दखल होता है। तो वो एक कोऑर्डिनेशन का जो है हमें वो फुकदान नज़र आ रहा है। इसी तरह जो सिंध के हवाले से भी जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे गवर्नेंस के हवाले से, तो वो कोई अच्छी या मिसाली नज़र नहीं आ रही। तो सूबों के हवाले से जो जिस तरह से बताया गया है, जो पंजाब का उन्होंने बताया कि किस तरह से स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म किया गया है, जो जराइम की रेशो है 2024 के पहली सहमाही को देखें और 2025 की पहली सहमाही में तो 50% जो है वो वाज़ी तौर के ऊपर उसमें कमी आई है। लेकिन जो पंजाब में हमें हमेशा से एक मसला रहता है वो पुलिस कल्चर का है। पुलिस कल्चर का कोई भी हुकूमत आई है, चाहे वो शहबाज शरीफ थे या उसके बाद पीटीआई तो आई इसी नारे से थी कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस का कल्चर बेहतर किया है, पंजाब में भी करेंगे, वो भी नाकाम हुए। अब मरियम नवाज़ हैं, गो के इन्होंने सफाई का निज़ाम या बाकी कुछ जो है वो कॉस्मेटिक किस्म की भी उनके इक़दामात हैं नज़र आते हैं, लेकिन पुलिस का निज़ाम जो है वो अभी तक कोई भी हुक्मरान जो आए हैं वो बेहतर नहीं कर सके। ये एक बड़ा चैलेंज है जो पंजाब की हद तक देखा जाए तो ये ओवरऑल जो सूरत हाल है बाकी सूबों की निस्बत पंजाब की कारकर्दगी जो हमने अभी इन चारों। अच्छा, मरकज़ में सियासत किस तरफ जा रही है? मरकज़ का सलीम साफ़ी साहब जो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल, ख़ास तौर पे जो कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक जलसे से खिताब था जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे ये हुकूमत को एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनके साथ एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन और वो ना हुई, ख़ास तौर पे जो बजट मेकिंग प्रोसेस है, तो हम फिर बजट में अपना वोट नहीं देंगे। तो ये एक अलार्मिंग या एक अलार्म बेल है जो कि पीपल्स पार्टी ने बजाई है हुकूमत के लिए। सवाल ये है कि क्या हुकूमत अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है या जो इत्तेहादी हैं उनके कुछ अपने ख़दशात या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उसका अगर आप देखें पिछले 1 साल से पीपल्स पार्टी बारहा अपने ख़दशात का इजहार कर चुकी है, तहफ़्फ़ुज़ात का। पंजाब की हद तक तो बिलखसूस जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है या जिन हलकों में उनके जो जीते हैं उनके हवाले से, लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज़ ने, जिस तरह आपने सुना भी है, रईस अंसारी साहब भी बता रहे थे कि वो तो अपने जो अरकान हैं उनसे नहीं मिलती मरियम नवाज़, तो पीपल्स पार्टी तो फिर भी इत्तेहादी और उनकी जो चंद एक सीटें हैं। तो ये एक पीपल्स पार्टी के हवाले से गो के ये एक अंडरस्टूड बात है कि ये जो मौजूदा निज़ाम बनाया गया ये किसी और के कहने पे इस्टेब्लिशमेंट के ही उससे है और तब तक ही चलेगा जब तक इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। ये जो इत्तेहाद है मरकज़ में हो या बाकी सूबों में भी वो किया गया है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी की तरफ से जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर नहरों के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि जो वफाक की तरफ से इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं गो के हो सकता है कि ये मुल्की मफाद में भी हों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट जो आपके इत्तेहादी हैं उनके साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन, और फिर जो सिंध एक बड़ा सूबा है उसमें और भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें आपकी जो ख़ास तौर पे नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उनके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये नहरों के हवाले से। तो एक नेशनल डायलॉग की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा के भी होते हैं जो पानी के हवाले से, तो एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है वफाक में इस टाइम जो पानी के हवाले से, जो पानी के वसाइल हैं उसकी तकसीम के हवाले से। ये इसमें हुकूमत अभी तक कोई कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रही। इवन अपने इत्तेहादियों को गो के ये एक तासुर मिलता है मीडिया पे भी कि पीपल्स पार्टी अंदरूनी खाना इन नहरों की इजाज़त दे चुकी है, लेकिन क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टीज़ वो ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही हैं और पीपल्स पार्टी दबाव में है, तो उस दबाव की वजह से ये एक पब्लिकली अब वो इस तरह का वो कर रहे हैं कि हम नहरें नहीं बनने देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी चाहे अगर पब्लिकली वो कर भी रहे हैं तो ये एक वफाक की ज़िम्मेदारी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके एक मीनिंगफुल डायलॉग वो किया जाए। शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो तासुर वज़ीर आला के वज़ारत आला के दौर में बनाया हुआ था, तो उस वक़्त के शहबाज शरीफ और आज के शहबाज शरीफ में, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क है? देखें, जो सूबे की हद तक था तो वो उनकी ज़िम्मेदारी जो थी एक लिमिटेड उसमें थी, सूबे की हद तक थी, लेकिन अब वफाक में है, वहाँ पे सूबे का अगर देखें तो उस टाइम मुस्लिम लीग नून के पास मेजॉरिटी थी पंजाब में, उन्हें किसी इत्तेहादी की भी ज़रूरत नहीं थी, जो भी फ़ैसला साजी होती थी यहाँ पे, चाहे वो PDM 1 की हुकूमत थी उसमें भी इत्तेहादी के तौर के ऊपर उन्होंने हुकूमत की है और अब भी इत्तेहादी के तौर के ऊपर, तो वो उनके पास वो फ्रीडम नहीं है। फिर उसके साथ साथ जो फ़ैसला लेने के लिए उन्हें कंसल्टेशन की ज़रूरत, वो ये समझते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, तो इत्तेहादियों की जो राय है वो भी इतनी ज़्यादा मानी नहीं रखती। इवन अपनी पार्टी के लोग हैं
वो भी जिस तरह ये रईस अंसारी साहब ने बताया कि एक किचन कैबिनेट है जो पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ की, यहाँ पे भी वही सूरत हाल है जो साथ लेके जो वफाक में हुकूमत के लिए वो कुछ चंद एक ही वज़रा हैं जिनकी एक्सेस है शहबाज शरीफ साहब तक, बाकी तो इवन इनके जो MNAs हैं उनकी भी उसी तरह एक्सेस नहीं है। तो जो गवर्नेंस के हवाले से उनके पंजाब और वफाक के हवाले से अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें मेरा ख़्याल है कि एक तो वो एलिमेंट जो है कि उनको फ्रीडम थी पंजाब में, वो यहाँ पे उस तरह की फ्रीडम नहीं है। लेकिन इस जो वफाक में उनकी हुकूमत का है वो फोकस ही पहले दिन से अगर हम देखें तो उनको एक ही टास्क दिया गया था और वो था इकॉनमी को रिवाइव करने के हवाले से, जिसमें वो कुछ हद तक जो है वो कामयाब होते हुए नज़र आए हैं। तो उससे बज़ाहिर ये लगता है कि वो जो पंजाब के वज़ीर आला के तौर के ऊपर शहबाज शरीफ थे कि जो काम वो शुरू करते थे उसको अंजाम तक पहुंचाते थे, यहाँ पे भी इकॉनमी की हद तक एटलीस्ट उन्होंने कुछ हद तक बेहतरी दिखाई है। बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।